नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की। वित्त मंत्री ने कहा, उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ न डालने के लिए ये फैसला। हरदीप सिंह पुरी ने देश में लॉकडाउन की आशंका से किया इनकार। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री आज करेंगे मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद। आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के सीएम नहीं होंगे शामिल। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। दिव्य सूर्य किरण से रामलला का हुआ तिलक। प्रधानमंत्री इस दिव्य और भव्य पल को देख हुए अभिभूत। नेपाल में बालेन युग का आगाज। आरएसपी नेता बालेन्द्र शाह ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। काठमांडू के शीतल निवास में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन। भारतीय कंपाउंड मिश्रित टीम ने जीता स्वर्ण। वहीं महिला टीम को रजत पदक। और अब विस्तार से देखते हैं समाचार। बड़ी खबर। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 10 रुपए घटा दिया है और 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। और डीजल पर भी 10 रुपए की कटौती के बाद ये शून्य हो गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल के प्रभाव को सीमित करना है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क में यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव को कम करने की दिशा में सरकार का ये कदम बेहद अहम है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एडीएफ पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। इसके अलावा केंद्र ने 2022 की एक पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया है और आयातित विमानन टरबाइन ईंधन यानी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी में राहत दे दी है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को हमला किए जाने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित है, नियंत्रण में है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो जानबूझकर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान से गुमराह न हो, जिसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास कुल 74 दिनों का भंडार है और वर्तमान में लगभग 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच सभी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। तो सरकार का बड़ा फैसला है। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत सरकार वैश्विक संकट के दौर में सतर्क है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिए हैं कि दुनिया में बढ़ती कीमतों का बोझ भारत के आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए सरकार ने इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती के सरकार के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया भर में ईंधन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
ऐसे में केंद्र सरकार का ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लोगों के लिए राहत लेकर आया है। जहां कई देशों ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, वहीं मोदी सरकार का एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला उसके जन केंद्रित शासन और संवेदनशीलता से भरे निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्साइज ड्यूटी में बदलाव के सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। ये लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर करीब $122 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। नतीजतन दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30% से 50% तक की वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो भारत के नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएं, जैसा कि अन्य सभी देशों ने किया, या फिर सरकार खुद इसका बोझ उठाए ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर सरकार ने बोझ उठाने का निर्णय लिया है। सरकार ने अपने कर राजस्व पर भारी बोझ उठाया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आसमान छूने के इस दौर में तेल कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर को कम किया जा सके। इसके साथ ही निर्यात कर भी लगाया गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब विदेश में निर्यात करने वाली किसी भी रिफाइनरी को निर्यात कर चुकाना होगा। इस अत्यंत समायोजित, साहसी और दूरदर्शी निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों को भी पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और हम ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरती वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत ने पहले भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी मजबूती दिखाई है और आगे भी हम समय पर सक्रिय और समन्वित तरीके से कदम उठाते रहेंगे। लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह से गलत हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक है। उधर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आम भारतीयों को अपनी जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने सोचा है। उन्होंने कहा, हम प्राकृतिक गैस और तेल के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर हैं। पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद प्रधानमंत्री का यह फैसला सराहनीय है, प्रशंसा के योग्य है। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल का 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार लगातार जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के एक ख्याति है
जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है, ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। तो काफ़ी अहम है सरकार के ये फैसला, क्योंकि सरकार जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी में सही निर्णय लेने की क्षमता है। देश भर से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती के फैसले पर एक्स पर लिखा है, ऐसे समय में जब दुनिया पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे भारतीय नागरिकों को बढ़ती कीमतों से सुरक्षा मिली है। सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का शुल्क भी लगाया है। लोगों के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी परिवार को इस कठिन समय का बोझ ना उठाना पड़े। तो सरकार ने उठाया है बड़ा कदम और सरकार का ये बड़ा फैसला विशेषकर वेस्ट एशिया में जिस तरह का संकट है उसमें ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, और दीपक रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद मिल रही है? देखिए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का। लोग बेहद खुश हैं। खुश इस बात को लेकर भी हैं कि पिछले 1 महीने में लोग ये देख रहे हैं कि बाकी देशों में स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है। खुद लगातार सरकार भी कह रही है कि वैश्विक चीज़ों पर देखा जाए तो अलग अलग देशों में चीज़ें ख़राब हुई हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हों, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हों। कई जगह तो पेट्रोल डीजल मिल भी नहीं रहा है। लेकिन अपने देश के हालातों की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने से जब से ये युद्ध चल रहा है तब से स्थिति देखें तो 1 भी रुपया जो है बढ़ाया नहीं गया है। कीमतें वही हैं जो पहले थी, और साथ ही साथ आज जब एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है उससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, इसलिए लोग उस बात को लेकर खुश हैं। जहाँ तक अफवाह की बात है तो अफवाह ये भी चल रही है कि अलग अलग पेट्रोल पंप में भीड़ लगी हुई है, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप में आपको किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं नज़र आ रही है। लोग आराम से अपना आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, और जहाँ पर जब लोगों से बात करते हैं तो लोग इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते हैं कि एक तो कीमत आपने बढ़ाई नहीं, साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी भी घटा रहे हैं तो लोगों की राहत देने का काम लगातार सरकार कर रही है। तो इस बात को लेकर खुशी है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार जो कह रहे हैं उस बात पर भी लोगों का खास ध्यान है। बिल्कुल, और दीपक, जिस तरह के दृश्य आप दिखा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत साबित हो रही हैं। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। शुभमोय जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, दीपक आप भी जुड़े रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता देते हैं आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस खास पल के साक्षी करोड़ों देशवासी बने। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीडी न्यूज के माध्यम से इस क्षण को देखा और हाथ जोड़कर रामलला को नमन किया। तो ये दृश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को नमन करते हुए और डीडी न्यूज के माध्यम से इन दृश्यों को देखते हुए, निहारते हुए। तो रामनवमी के दिन रामलला का भव्य तिलक, वो भी सूर्य की किरणों के द्वारा प्राकृतिक रूप से, अपने आप में बेहद अहम, बेहद ही सुंदर और विहंगम ये दृश्य हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं दृश्यों को निहारते हुए रामलला को नमन करते हुए। आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस खास पल के साक्षी करोड़ों देशवासी बने। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीडी न्यूज के माध्यम से इस क्षण को देखा और हाथ जोड़कर रामलला को नमन किया।
अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो ये मुहूर्त भी अपने आप में बेहद अहम होता है और इसी मुहूर्त में रामलला का दिव्य अभिषेक सूर्य की किरणों के द्वारा प्राकृतिक रूप से बेहद अलौकिक ये पल, देशवासी इसके साक्षी बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हीं पलों का दर्शन करते हुए रामलला को नमन करते हुए। तो सूर्य की किरणों से श्री रामलला का सूर्य तिलक और रामलला को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम अब बताते हैं आपको, लगातार हम बता रहे हैं सरकार के बड़े कदम के बारे में, अपने आप में कितने महत्वपूर्ण ये सरकार के फैसले हैं। और ये जो बड़ा फैसला है पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का, 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर कम की गई है और डीजल पर से घटा दी गई है, 0 हो गई है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ वेस्ट एशिया में जिस तरह का संकट है और अगर हम तमाम विश्व में देखते हैं उथल पुथल मची हुई है, पेट्रोल के और डीजल के जो दाम हैं कई कई देशों में आप देख रहे हैं 20%, 30%, 50% तक बढ़ गए हैं। वहां पर भारत सरकार का ये कदम अपने आप में कितना बड़ा आश्वासन है देशवासियों को कि किसी भी तरह के पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सरकार की सीधी नजर है और सरकार लगातार अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कदम उठा रही है। शुभमोय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, रमा जी आपने सही कहा। आप ये अभी वेस्ट एशिया के संकट के चलते हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो तेल हर जगह से खरीद रहे हैं और उनका इस एफर्ट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिल रहा है वो कि तेलों का कीमत दुनिया भर में बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तेल, एलएनजी, एलपीजी इन तीनों की खरीदारी में भारत का कोई कमी नहीं आई है। इनफैक्ट पिछले कल ही आपको स्टेटमेंट मिला होगा कि हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि हमारे अप्रैल के जो हमारी जो ज़रूरत थे उसका भी पूरा प्रावधान कर लिया गया है। इसलिए लेकिन ये करने के लिए कंपनियों को काफ़ी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है और वो खर्च सामने ही है कि वो दुनिया में तेल का दाम कहाँ तक पहुँच गया है वो दिख रहा है। उनकी इस कॉस्ट को भरपाई करने के लिए, सब सपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो इन कंपनियों को पे करना पड़ता था भारत सरकार को, उन एक्साइज ड्यूटियों में इतनी बड़ी कंसेशन कर दिए हैं। ये ज़रूरी है था और ये इससे कंपनियों को अपने फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इन कंपनियों को आगे चल के इन्हीं कंपनी के साथ हम एडिशनल फाइनेंसिंग या अगर मार्केट से एडिशनल लोन्स उठाएंगे वगैरह तो इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफ़ी बेटर नज़र आएगा। तो ये एक तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट है सरकार की तरफ से इन तेल कंपनियों को, जिससे भारत में जो तेल का जो दो तरफा इससे फायदा मिल रहा है, उपभोक्ताओं को भी फायदा मिल रहा है और सीधे जो तेल कंपनियां हैं जो दबाव में थी उनको भी फायदा मिलेगा। किस तरह से? उनको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको तेल का दाम जो अभी जो हम पेट्रोल पंप में जो तेल का दाम का जो कई जगह पे अफवाहें चल रही थी या एक्सपेक्टेशन था कि तेल का दाम बढ़ेंगे, वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। आज अभी आपने सुना वित्त मंत्री जी का भी वही क्लियर स्टेटमेंट है कि हम तेल, पेट्रोल, डीजल का प्राइसेस में कोई रेज नहीं करेंगे कंज्यूमर्स को, और वो तभी कर पा रहे हैं जब अगर सरकार ये वाला सब्सिडी सपोर्ट उनको दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट है इन कंपनीज को। जी बिल्कुल, इसके जरिए जो सरकार पर आर्थिक बोझ है वो भी पड़ने वाला है। शुभमोय जी, जिस तरह से हमने हरदीप सिंह पुरी जी को देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 ही विकल्प थे, या तो नागरिकों पर इसका जो है बोझ डाला जाए या सरकार इस बोझ को स्वयं वहन करे। तो सरकार ने ये फैसला लिया और इससे जब हम लगातार अगर आपूर्ति चेन की बात करते हैं, सप्लाई चेन के मैनेजमेंट की बात करते हैं और जो हम लगातार उथल पुथल की बात कर रहे हैं उसमें एक दीर्घकालिक रणनीति की बात करते हैं, तो उसमें भी एक अहम मजबूती मिलती हुई दिखाई देती है। फिस्कल डेफिसिट में भारत के बोरोइंग्स में सरकार की जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर ये काफ़ी बड़ा प्रेशर है, क्योंकि करीब 1.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा एडिशनल खर्च सरकार कर रही है इसके ऊपर।
और चूंकि हम जानते नहीं हैं कि कब तक ये ईरान यूएस का ये युद्ध शांति पे आएगा और तेल के बाज़ारों में पीस आएगा, तो इसलिए ये वाला खर्च सरकार अपने ऊपर उठा रहे हैं। इसका ज़रूर एक इम्पैक्ट रहता है, लेकिन कंज्यूमर पे ना डालकर कंपनियों और सरकार के बीच में असेसमेंट में ये रख के, ये काफ़ी जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट आइडिया है। इससे फ़ायदा होगा और ये आगे चलकर हमारे देश में अभी इस वक्त इस क्वार्टर में अभी आरबीआई भी जो इंटरेस्ट रेट्स के अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे, तो वो भी देख पाएंगे कि मुद्रास्फीति का कोई दौर सामने नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही जो निर्यात कंपनियां हैं उन पर भी जो है टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है, तो ये जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, निर्यात कंपनी, हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो तेल, रिफाइंड तेल एक्सपोर्ट करते हैं, डीजल या एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल रिफाइन करके जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो निश्चित ही सरकार को जब ये पैसा जब उठाना था, जब पैसा जो ऑयल कंपनीज को जो सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसकी भरपाई कहीं से कुछ हद तक तो करना ही पड़ेगा। तो उसको करने के लिए ये जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ, क्योंकि हमारे रिफाइनरीज करीब 247 मिलियन टन्स प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें से करीब 160 के करीब हमारे देश के अंदर खर्च होता है, तो रेस्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए देश की जो अंदर की जो खर्च है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर में एक्सपोर्ट करते वक्त सरकार कह रही है कि भाई हम दूसरे देश के ऊपर जो एक्सपोर्ट जाएगा उस पर खर्च रहेगा, वो प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी और वो इनस्केपेबल है, उसके ऊपर वो चीज़ को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें हमारे इंटरेस्ट को देखना है। और हमारे इंटरेस्ट को अगर देखना है तो हमारे रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी में चले और एक्सपोर्ट जो करेंगे उन एक्सपोर्ट्स का दाम बढ़ेगा, तो ये एक्सपेक्टेड है। और दुनिया में जब बहुत सारे रिफाइनरीज अभी नहीं चल रहे हैं, भारत से ही रिफाइनरीज वो लोग उठा रहे हैं तेल, तो इंडिया के लिए ये एक अच्छा मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है बढ़ाने का। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो खाड़ी के जो दूसरे देश है जहाँ से तेल आ रहे हैं, उन्होंने तो पैसा कम नहीं किया है। वहाँ पे दाम, अगर ज़्यादा दाम पे वो लोग बेच रहे हैं, तो वो जो ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं वो भी तो मुनाफा कर रहे हैं। तो फिर हम हमारी तरफ से हम जो रिफाइंड तेल एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हम प्रॉफिट क्यों ना करें। बिल्कुल। जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि देश में जो पर्याप्त स्टॉक हैं वो मौजूद हैं, जो सप्लाई जो है वो भी जो है मजबूत है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह की जो अफवाह है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक बाइंग को रोकने के लिए, काला बाजारी को रोकने के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, इसी कड़ी में वो भी कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे इस फैसले की हम बात कर रहे हैं, लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे की, सीधे तौर पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की लोगों में चिंता थी, जो आशंका जताई जा रही थी, उससे राहत मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, और उससे जो महंगाई बढ़ने की एक संभावना दिख रही थी उस पर भी लगाम लगती हुई दिखाई देती है। शुभमोय जी। बिल्कुल। अब अगर सरकार अगर कह रहा है कि देखिए, काफ़ी लोग मोटे मोटे हेडलाइंस पे चलते हैं, तो मोटा हेडलाइंस क्या है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। अब लोगों को वो जो एक अफवाह चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है कहना कि भाई नहीं, दाम बढ़ जाएगी क्योंकि टैक्स बढ़ गया, और यहाँ पे उल्टा खबर आ रहा है कि टैक्स कम हुआ है। हालांकि वो टैक्स कम होने से ऑयल कंपनीज को फ़ायदा होगा, जिसका डिस्कशन हमने पहले ही किए कि ऑयल कंपनीज इससे ज़्यादा तेल खरीद सकेंगी। लेकिन सामने जो लोगों के सामने जो खबर आती है वो एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है। तो एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है, तो अगर ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि भाई हम कहेंगे कि तेल की मार्केट में बहुत बड़ी खलबली आई है, बहुत सारी परेशानी है, तो उसके सामने एक सरकार की तरफ से एक न्यूज़ कि हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बजाय कट कर दिए हैं, वो अपने आप में लोगों को अचंभव कर देता है। तो जो एक र्यूमर्स है, उस र्यूमर्स का जो गति है उस पर काफ़ी हद तक शिकंजा लग जाता है कि भाई ये बात उल्टी बन गई। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव, मैं मानूंगा। जी बिल्कुल। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पर बिल्कुल सामान्य तरीके से लोग आ रहे हैं और जो भी अपनी ख़रीदारी वहाँ पर कर रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई पैनिक वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, कोई भीड़ भाड़ वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। दिव्यांशु, ये भी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी तरह का भी कोई लॉकडाउन है वो नहीं लगने वाला है। इस तरह की जो अफवाहें थी जिससे लोग परेशान हो रहे थे, ये भी अपने आप में एक बड़ी राहत लोगों को देता हुआ दिख रहा है।
दीपक, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सवाल दोहराइएगा प्लीज अपना। दीपक, मैं ये आपसे कहना चाह रही थी, जिस तरह के आप दृश्य दिखा रहे हैं, बड़ी राहत भरे हैं, जो पूरा देश देख रहा है डीडी न्यूज़ के माध्यम से। बिल्कुल सामान्य गति में जो है वहाँ पर काम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई हौच पौच, कोई पैनिक वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और सरकार ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि किसी तरह का कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। इस तरह की अफवाहों से दूर रहें। देखिए, बिल्कुल जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का जो फैसला लिया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरीके की खबरें अलग अलग जगहों से, अफवाहें जो हैं फैलाई जा रही थी कि तेल के दाम आसमान छू जाएंगे, तेल मिलेगा नहीं, लोग रात रात भर डेरा जमाने शुरू कर दिया था, कई जगह पर कई तस्वीरें भी आ रही थी। लेकिन ये क्लियर कट मैसेज है सरकार की तरफ से कि देखिए, एक तो भाई तेल के दाम तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, जो है वही हैं। दूसरा, जो कि अगर दिक्कतें सरकार को हो रही हैं, तेल कंपनियों को हो रही हैं, तेल कंपनियों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, एक्साइज ड्यूटी घट जाएगी, तो तेल कंपनियों पर भी भार नहीं रहेगा कि वो तेल के दाम बढ़ाएं, मजबूरी नहीं रहेगी। तो सरकार ने ये एक्साइज ड्यूटी घटा के सीधा और साफ तौर पर ये मैसेज दे दिया है कि कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है अपने देश में, कोई किल्लत वाली स्थिति नहीं है अपने देश में, कोई कीमत नहीं बढ़ने जा रही है। सरकार जितना भी भार है अपने ऊपर उठा रही है। सरकार तेल कंपनियों पर भले भार पड़ जाए, अपने ऊपर भार पड़ जाए, लेकिन आम जनता तक राहत ही राहत पहुंचेगी। और अभी तक देश में किसी भी मामले में, चाहे वो अब तेल की बात करें, चाहे वो एलपीजी की बात करें, चाहे सीएनजी की बात करें, किसी भी मामले में कोई किल्लत नहीं है। एलपीजी की खेप भी लगातार पहुंच रही है, आज भी जहाज पहुंचा है। और यहाँ पर अगर मैं स्थिति दिखाऊं तो आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जो अफवाहें हैं वो तो हैं ही, लेकिन उन अफवाहों के बीच जो रियलिटी है वो ये है कि कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं। देखिए, सुबह मैं करीबन 9 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देखिए यहाँ पर कोई किसी प्रकार कोई झगड़ा नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, आराम से लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ ये सीएनजी की लाइन लगी हुई है, देखिए कई कमर्शियल गाड़ियाँ जो सीएनजी भरवा रही हैं, सीएनजी की भी किल्लत नहीं है। सामने आप देखिए कि ऑयल टैंकर भी पहुँचा हुआ है, जो कि इस वक्त पेट्रोल पंप फिल हो रहा है, तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई समस्या जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था, तमाम विपक्षी नेता बयान दे रहे थे, उनको दो टूक जवाब जो है सरकार ने आज दे दिया है कि बिल्कुल अफवाहों पर नहीं जाना है। खास तौर पर जनता को परेशान न करें अफवाह उड़ाकर। जनता के लिए सरकार खड़ी है और सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता को राहत देने का काम कर रही है। बिल्कुल। शुभमय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, तमाम क्षेत्रों में कदम उठाए जा रहे हैं, अभी ये बड़ा फैसला है। इससे पहले अगर हम एलपीजी की बात करते हैं तो उस पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। कमर्शियल एलपीजी पर जो छूट दी गई थी वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको देखते हुए कितनी सुरक्षा जो है देश में ऊर्जा को लेकर दिखाई देती है और कितने संतुलित सरकार के ये कदम भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए रमा जी, अभी जो सिचुएशन बना हुआ है वो काफ़ी डायनामिक है, दिन पर दिन वो बदलता है। युद्ध की क्या सिचुएशन है उसके ऊपर सरकार के आज के स्टेप्स, और जैसे आप उस दिन का कह रहे थे एलपीजी के प्राइस कमर्शियल चेंजेस, इनफैक्ट अभी आप देखेंगे कि पहले एलपीजी कमर्शियल एलपीजी पे पहले क्या कहा गया था कि 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट विल बी मेट, उसके बाद धीरे धीरे वो 50% पे लाया गया है और अभी बात चल रही है कि उसको भी आगे रिलैक्स कर दिए जाएंगे। साथ में एलपीजी और पीएनजी, खासकर लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि पीएनजी कनेक्शंस में शिफ्ट करने के लिए, और वो क्योंकि वो स्टेबल है, वो लोगों के लिए ज़्यादा सहूलियत देती है। ये सारे स्टेप्स आपको क्या बताते हैं, ये कि ये सिचुएशन को, इट्स अ वॉर सिचुएशन जहाँ पे सप्लाई से इज द सबसे बड़ा कैजुअलिटी है, उस चीज़ को सरकार काफ़ी जिसे कहते हैं काफ़ी डिटेल तरीके से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उस पर दिन पर दिन उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्स वैसे नहीं हो सकते हैं कि आप एक बार रिस्पॉन्स लिए और 1 महीने के लिए बैठ गए, क्योंकि सिचुएशन फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसीलिए जैसे आज का एक्साइज ड्यूटी कट या इस पहले के जो स्टेप्स आज के ही अगर फैसले की बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। जो अर्थव्यवस्था का इकोसिस्टम है वो अपने आप में मजबूत रहे, बना रहे, उसको देखते हुए भी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, विशेषकर छोटे उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, उनमें बड़ी चिंता हो गई थी। और साथ ही हम डीजल पर, जहां पर बिल्कुल ही शून्य हो गया है, किसानों से ये सीधा जुड़ा हुआ है, तो उनको भी एक बड़ी राहत। तो चारों तरफ सरकार की नजर है कि हर वर्ग को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी का अवेलेबिलिटी हमारे देश में जब ग्रोथ हम
फास्ट ग्रोथ चल रहा है, दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, लार्ज इकोनॉमीज में द लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उस इकोनॉमी में एनर्जी बैलेंस जो है उसको संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। और वो नॉर्मल कंडीशन में ही चैलेंजिंग रहता है क्योंकि हम बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, करीब 85% के करीब। तो अगर हम उस एक लड़ाई के क्षेत्र में जब चारों तरफ उथल पुथल मचा हुआ है, इरेस्पॉन्सिबल फायरिंग चल रहा है दोनों तरफ से, तो तब उसके बीच में स्टेबिलिटी रखने के लिए बहुत सारे ये कम स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था रहे, एनर्जी संतुलन है वो बना रहे, और अर्थव्यवस्था को लेकर एक दीर्घकालिक रणनीति की दृष्टि से भी काफी अहम है। बहुत शुक्रिया शुभमोई जी, बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टर 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 टर, सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को समर्थन देने और ऊर्जा आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नॉन डोमेस्टिक एलपीजी के आवंटन में वृद्धि का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी साझा की है। इस निर्णय के तहत सरकार ने नॉन डोमेस्टिक एलपीजी का कोटा संकट पूर्व स्तर के 50% से बढ़ाकर अब 70% कर दिया है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को राहत मिलेगी। इससे पहले 40% बेसिक कोटा और पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए 10% सुधार आधारित कोटा आवंटित किया गया था। यह अतिरिक्त आवंटन श्रम प्रधान और आवश्यक उद्योगों जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल और प्लास्टिक को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही उन उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां नेचुरल गैस का विकल्प उपलब्ध नहीं है या जहां एलपीजी का उपयोग विशेष प्रक्रियाओं और हीटिंग आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है। अतिरिक्त आवंटन का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित इकाइयों को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पंजीकरण तथा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा राज्यों को पीएनजी या सीजीडी क्षेत्र में किए गए सुधारों के आधार पर उपलब्ध 10% अतिरिक्त आवंटन का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। ये निर्णय राज्यों में औद्योगिक संचालन को राहत देगा और ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। तो सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया है। राज्यों को 70% नॉन डोमेस्टिक एलपीजी आवंटन होगा। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है, विशेषकर जो बड़े उद्योग हैं उनको देखते हुए केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया है। अतिरिक्त 20% कोटे को मंजूरी दी गई है और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस दिशा में पत्र लिखा गया है। केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया है। श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष प्राथमिकता इसमें मिलेगी। स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल उद्योगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो आवंटन में वृद्धि का निर्णय है ये अपने आप में तमाम जो क्षेत्र हैं उनको फ़ायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यों को मिलेगा 70% तक नॉन डोमेस्टिक एलपीजी आवंटन। डॉक्टर नीरज मित्तल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और इसकी जानकारी साझा की है। सरकार ने राज्यों से पीएनजी सुधारों पर भी जोर देने का आग्रह किया है। तो सरकार तमाम दिशा में कदम उठा रही है
और इसी में बेहद महत्वपूर्ण है, केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया है। राज्यों को अब 70% तक नॉन डोमेस्टिक एलपीजी का आवंटन किया जाएगा। सरकार का बड़ा फैसला है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पत्र के द्वारा इस बात की जानकारी दी है। राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और अतिरिक्त 20% कोटे को मंजूरी दे दी गई है। 50% से बढ़ाकर 70% ये कर दिया गया है और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। और अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर पदों पर नए सिरे से फेरबदल किया है। हाल ही में भवानीपुर समेत कुल 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स को हटाए जाने के बाद अब उसी सूची में से 14 और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया है। ये बदलाव 7 जिलों में किया गया है। जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा। इसके अलावा 14 अधिकारियों के इस फेरबदल के साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों में खाली पदों पर नए रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का लगातार फेरबदल प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। और मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने और चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता शिक्षा संबंधी प्रमुख कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में आयोजित किया गया। इसके तहत हावड़ा ब्रिज चेक पोस्ट से रामकृष्णपुर फेरी घाट तक स्वीप साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था अगली पीढ़ी के मतदाताओं को सशक्त बनाना, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस साइकिल मैराथन के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरिंदम नियोगी और भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक आशीष गोयल मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खड़गपुर सदर से पार्टी के उम्मीदवार दिलीप घोष ने चुनावी अभियान तेज कर दिया। अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी लाते हुए दिलीप घोष आज अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर निकले, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर दिलीप घोष ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। गैस तेल उसका कितना बढ़ेगा, कहां से आएगा, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी को बोले बंगाल के बारे में सोचें। 15 साल में कबाड़ा कर दिया बंगाल का। ना रास्ता है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कोई और सुविधा है, ना सुरक्षा है, तो उसके बारे में सोचे हो। मोदी जी कोरोना के समय से लोगों को राशन भी दिला रहे हैं, गैस तेल की व्यवस्था कर रहे हैं। दुनिया में बहुत लड़ाई चल रहा है, लेकिन देश में शांति है। बिना मतलब उन लोगों को डरा करके लाइन में खड़ा कर रहे हैं। और देश के दूसरे राज्यों की तरह केरल में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शबाब पर हैं। यहां आमतौर पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड को ध्यान में रखकर मतदान किया जाता है। केरल की इसी रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स पर राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर जी गोपा कुमार ने बताया कि केरल के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और सरकार के कामकाज को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं। Kerala, education and political participation has played remarkable roles in the past, and it is helping Kerala to create a strong civil society. The dominant factor is how the MLA has contributed, how the government has contributed, especially in terms of promoting healthcare, employment opportunities, better economic performance, developmental activities, and controlling inflation. So all these aspects matter to the people. वहीं केरलम की शिक्षा व्यवस्था और सीमित नौकरी के अवसरों पर बात करते हुए स्थानीय निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि यहाँ के युवाओं को नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो यहाँ की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इधर कास्ट नहीं देखता है, पार्टी वाला का डेवलपमेंट देखता है। यूथ का काम कम दिए, नौकरी का प्रॉब्लम है, पढ़ने के लिए पूरा बाहर जाता है।
डिग्री के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब लोग बाहर जाता है। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केरलम से हमारे साथ नीरज सिंह जुड़े हुए हैं और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की गतिविधियां वहां पर चल रही हैं। चुनाव आयोग का जो आज का निर्णय है वो अपने आप में कितना अहम है जब चुनावी पारदर्शिता की बात करते हैं और उसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं? रमा जी, देखिए, चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो साफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है, जो चुनाव आयोग का इस बार जो 6 मुद्दा है पश्चिम बंगाल के लिए, उस 6 मुद्दे जो है ऑब्जेक्टिविटी को सामने रखकर हर एक स्टेप, जैसे जैसे चुनाव का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, हर एक स्टेप में चुनाव आयोग वही कदम उठा रहे हैं जो निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में जाता हो। और इसीलिए जो 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स पहले बदल किए गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री के भवानीपुर केंद्र भी थे, उसके साथ साथ उस 73 में से भी और 14 को फेरबदल किया गया है और 9 वैकेंट पोस्ट थे, उसमें और 9 रिटर्निंग ऑफिसर को नियोग किया गया है। साथ ही साथ आप ये भी मेंशन करना होगा कि टीएमसी की ओर से सीएम खुद अपनी नाराजगी जताई थी कि क्यों नंदीग्राम के वीडियो को रिटर्निंग ऑफिसर जो है नंदीग्राम के, उनको भवानीपुर में लाया गया। तो उसको लेकर टीएमसी ने जो कंप्लेन लेटर सीईओ को दिया था कल, तो उसको गौर कर निर्वाचन सदन ने 3 ऑफिसर्स का मांग किया है। सीएस को कहा कि आप प्रपोजल की तरफ से 3 ऑफिसर्स भेजें, क्योंकि जो नाम अभी दिए गए उसमें आपत्ति आई है, तृणमूल की आई है। कहने की बात यह है, अगर सत्ता पक्ष जो बात कहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो बात कह रही है, उसमें अगर पॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग उसको नजरअंदाज कर रही है, उसको भी चुनाव आयोग संज्ञान में ले रहा है और उसी की चलते ये कदम उठाया गया है। लेकिन चुनावी प्रचार मंच में अगर आप देखें तो चुनावी प्रचार मंच में लगातार सीएम हमलावर है, चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है, बीजेपी के ऊपर तो है ही, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर भी हमलावर है। बिल्कुल, इस सवाल पर हम आएंगे। नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह की आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केरल में जो मतदान का पैटर्न है वो इस तरह से सरकार के रिपोर्ट कार्ड को खंगाला जाता है, किस तरह से खंगाला जा रहा है, किस तरह के मुद्दे हैं, और जो पलायन जिस तरह से हमने देखा आपकी रिपोर्ट में, ये कितना बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है वहाँ? देखिए, कई तरह के रमा मुद्दे हैं और ये आप देखें कि केरलम का जो चुनाव है वो परंपरागत तरीके से जो देश के दूसरे स्टेट हैं उनसे अलग है, क्योंकि वहाँ हमने देखा है कि भावनात्मक मुद्दे, अपील ज़्यादा असर करती है। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जो वोटिंग है वो हमने देखी है हिंदी भाषी राज्यों में। लेकिन केरल में जो सरकार बनती है और जो जनता है वो इस आधार पर वोट करती है कि यहाँ पर विकास के कितने काम किए गए, रोजगार यहाँ पर किस तरह से जनरेट किया गया, स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पर कैसी हैं। अब पलायन इसलिए भी बड़ा मुद्दा है। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा बेरोजगार हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम उच्च शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के बाद जो जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, वो उतनी बेहतर नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर टेक्नो पार्क भी है और देश का पहला टेक्नो पार्क है जहाँ पर बड़ी संख्या में युवा काम करते हैं, लेकिन उसमें केरलम के जो लोग हैं वो काफ़ी कम हैं और यही कारण है कि दूसरे स्टेटों में जाके उनको जॉब करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो जॉब अपॉर्चुनिटी केरलम के ही अंदर दे। दूसरी आप देखें कि सबरीमाला, ये एक इशू है। यहाँ पर जो करप्शन का जो मामला है वो अलग तरह का जो मुद्दा है वो बना रहा है इस चुनाव में। और आप देखें कि यूडीएफ और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार प्रहार कर रहे हैं एलडीएफ सरकार के ऊपर। और आप देखें कि यूडीएफ है वो कई खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो बीडी सतीशन है, जो यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका खेमा अलग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहा है, शशि थरूर को अलग मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहा है। इसके अलावा केशु वेणुगोपाल वो केरल में सक्रिय हैं काफ़ी तरीके से, तो उनको अलग तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल केरलम के अंदर सक्रिय हैं, ऐसी सक्रियता उन्होंने ना तो हरियाणा में दिखाई, ना पंजाब के इलेक्शन में दिखाई, ना मध्य प्रदेश के इलेक्शन में दिखाई। तो यहाँ पर उनकी सक्रियता बताती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के एक दावेदार के रूप में वो हो सकते हैं। 4 सांसद कांग्रेस के यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको राहुल गांधी ने वीटो लगाकर बैठा दिया, तो अंदर खाने उनकी भी महत्वाकांक्षा है। तो कई तरह के जो खेमे हैं
वो यहाँ पर बटे हुए हैं। और दूसरी अगर हम भारतीय जनता पार्टी और तीसरे जो एनडीए का एक तरीके से हम त्रिकोण की बात करें तो निश्चित तौर पर शहरी इलाके में उनकी बढ़त है और कई सारे शहरी इलाकों में उनका ये मानना है कि जो पार्टी है बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से त्रिशूर में उन्होंने लोकसभा चुनाव में 1 सीट हासिल की, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनावों तक हर बार उनका जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। तो राजनीति कई तरह से बटी हुई है और कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि मुकाबला यूडीएफ एलडीएफ के बीच में इतना ज़्यादा नज़दीक हो और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अगर कुछ सीटें लेके आ गए तो हंग असेंबली जैसी स्थिति है वो बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अब राजनीति किस तरीके की है, जो एलडीएफ है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस पार्टी एलडीएफ के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, जबकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये यही जो फैक्टर्स हैं काफी दिलचस्प चुनाव को बना रहे हैं। में से किसे चुनती है? बिल्कुल बिल्कुल, समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया नीरज, बहुत शुक्रिया सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब बात करेंगे पश्चिम एशिया संघर्ष की। पश्चिम एशिया संघर्ष का आज 28वां दिन है, लेकिन ना ईरान झुकने को राजी है और ना ही अमेरिका उसका पीछा छोड़ रहा है। अब ताज़ा अपडेट यही है कि ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की डेडलाइन बढ़ाकर 6 अप्रैल रात 8 बजे तक कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि इस दौरान ईरान के साथ आगे की स्थिति संभालने पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ मीडिया और कुछ लोगों के गलत बयानों के बावजूद ईरान के साथ बहुत अच्छी बात चल रही है। साथ ही एक न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि ईरान ने 7 दिन के लिए हमले रोकने की मांग की थी। मजे की बात यह है कि ईरान ने फिर एक बार अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए अमेरिका के इस प्रपोजल को एक तरफा और गलत बताया है। तो ये ट्रंप का नया ऐलान है और ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ जल संधि में शत्रु देशों के जहाज़ों का गुजरना रोकना उसका कानूनी अधिकार है। विदेश मंत्री अब्दुल्ला अरागची ने ये बात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोन पर कही। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अरागची ने कहा कि जल संधि में बढ़ती असुरक्षा अमेरिका और ज़ायोनी शासन की आक्रामकता और कानून उल्लंघन का नतीजा है। उन्होंने ये भी बताया कि शत्रु देशों और उसके सहयोगियों के जहाज़ों की आवाजाही रोकना एक तटीय राज्य के रूप में ईरान का कानूनी अधिकार है। ईरान ने यह भी कहा कि उसने जल संधि में नौसैनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा लिए हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज़ जल संधि में सुरक्षा चिंताएं और तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल की सेना ने ईरान में रात भर चलाए गए हवाई हमलों की नई जानकारी साझा की है। सेना के अनुसार इन हमलों में ईरान के विभिन्न हिस्सों में मिसाइल और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हमलों का उद्देश्य ऐसे स्थलों को तबाह करना था जहां कथित रूप से हथियार, विशेषकर बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि पश्चिमी ईरान में उसकी वायुसेना ने मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल भंडारण स्थलों पर हवाई हमले किए। आईडीएफ के अनुसार ये हमले ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित करने और संभावित खतरों से निपटने के लिए किए गए। वहीं इजराइल ने लेबनान के जहाजरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी निवासियों के लिए विस्थापन आदेश जारी किया है। ये नदी इजराइल की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 मार्च से जारी इजरायली हमलों में 1100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस आदेश के बाद वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए कहा गया है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच मानवीय संकट की आशंका जताई जा रही है। लेबनान और इजराइल के बीच हाल के दिनों में संघर्ष की स्थिति अब और गंभीर हो गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश, लगातार जो संघर्ष की स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके की कह सकते हैं कि एक अपने अपने स्टेप पे अड़े रहने की एक जो आ रही है बात सामने, चाहे वो ईरान के तरफ से हो रही हो या अमेरिका इजराइल की तरफ से हो रही हो, ऐसे में देखिए संघर्ष का बढ़ना बिल्कुल लाजिमी है। हालांकि
कोशिश ये हो रही है, मध्यस्थता करने की कोशिशें हो रही हैं, बातचीत संवाद बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस बीच में जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि ये बात भी है कि उन्होंने कहा है कि संवाद, मैसेजेस का आदान प्रदान, बातचीत नहीं होती, लेकिन निश्चित तौर पर जब कोई बातचीत की इस प्रक्रिया शुरू होती है तो पहले मैसेजेस से ही होती है, संदेशों के माध्यम से होती है, और उन्हीं संदेशों में ये कहा जाता है कि हाँ, इस स्थिति में बातचीत कैसे हो सकती है जब युद्ध चल रहा हो। तो निश्चित तौर पे यह एक स्थिति है कि लोगों को लग रहा है कि कुछ न कुछ शुरुआत हुई है कि बातचीत की, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी दिया है 6 अप्रैल तक का डेडलाइन, ये इसलिए भी लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से एक जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी है। यही मैं बोलने जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से 6 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है, उस 6 अप्रैल की डेडलाइन से लगता है कि एक संदेश है ईरान की तरफ से भी कि हम इस बीच में तैयारी करते हैं, लेकिन साथ साथ ईरान की तरफ से दूसरा एक संदेश यह भी है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को अपना मानने की तैयारी कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट में पास कराना चाह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है उस पर ईरान का सर्वाधिकार होगा। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन लगता यह है कि यह ईरान इसलिए लगा रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो कड़ी शर्तें लगाई गई हैं, उन कड़ी शर्तों में कुछ रियायत वो पाना चाह रहे हों, और उसी रियायत के चलते उन्होंने अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में बोला है। लेकिन यह बात सही है कि स्टेट ऑफ हार्मुज एक इंटरनेशनल स्पेस है, वो मुक्त एरिया है जो हाई सी होता है किसी भी समुद्र में, और हाई सी से सभी को जाने की छूट होती है, उस पर कोई देश क्लेम नहीं कर सकता। तो इस तरह का अगर होगा स्टेट ऑफ हार्मुज पे सर्वाधिकार लेने की स्थिति, तो उसमें और देशों का असंतोष बढ़ेगा, और इससे ईरान को जो सहानुभूति मिल रही है उस सहानुभूति में भी थोड़ी कमी आएगी। लेकिन लगता यह है कि ईरान एक दबाव की रणनीति के तहत ये कर रहा है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप या खास करके इजराइल किस तरीके से इसे मानते हैं, क्योंकि इजराइल ने जो अभी तक कहा है वह अभी तक ये कहा है कि उनके जब सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तभी वो अपनी तरफ से हमले करना रोकेंगे, और ईरान और इजराइल के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो यह निश्चित तौर पे सारा बॉल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में है, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इसे प्ले करते हैं इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। इसी बीच ईरान का जो ये बयान आया है कि जो यूएस का फैसला है वो एक तरफा है, ये अपने आप में क्या कहता है, और जो बातचीत की लगातार आप बात कर रहे हैं, किस तरह से ये जो बातचीत है, जब हम बैक चैनल बातचीत की बात करते हैं, वो किस दिशा में जा रही है, क्या कुछ इसमें बीच का समाधान निकलता जा रहा है। इसके साथ ही जो 15 सूत्रीय जो प्रस्ताव था यूएस की तरफ से, 5 सूत्रीय मांगे थी ईरान की तरफ से, क्या उसमें भी बीच का कोई रास्ता निकलने की संभावना बनती है? देखिए, 2 बातें हैं। देखिए, 5 सूत्री जो ईरान की तरफ से दिया गया है उसमें 3 को तो मान लें कि कोई भी मानेगा कि हम पे हमले बंद करिए, हमें सुरक्षा की गारंटी दीजिए, लेकिन जो 2 उनकी मांग है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी वो विवादास्पद भी कुछ मामले वो कह सकते हैं। एक जो मांग है जो स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार हो स्टेट ऑफ हार्मुज पे, तो निश्चित तौर पे ये सबसे विवादास्पद मामला है। ये पूरी दुनिया को इससे प्रभावित होने की इसमें संभावना है कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। दूसरा उनका मामला है कि जो युद्ध में जो उनको क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे इस बात पे बात हो सकती है कि अगर ईरान को क्षति हुई है तो निश्चित तौर पे अमेरिका या इजराइल या किसी भी तरीके से उसकी किस तरीके से क्षतिपूर्ति करेंगे, क्योंकि ये एक तरफा वार है। जब बातचीत चल रही थी 28 फरवरी को बातचीत के बारे में ओमान ने एक घोषणा भी की थी कि बातचीत बहुत एडवांस स्थिति में है, और इस बीच में अमेरिका और इजराइल की तरफ से है, तो यह एक लॉजिकल डिमांड है ईरान का, और इस लॉजिकल डिमांड पे निश्चित तौर पे कुछ बातचीत होगी। लेकिन जो अमेरिका ने जो शर्तें लगाई हैं, और ख़ास करके जो शर्तें कि बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा उत्पादन बंद कर दें, जो यूरेनियम है उसका प्रोसेसिंग जीरो कर दें, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और उस महत्वपूर्ण बातों पर ईरान को लगातार वहां पर बदलाव भी हो रहा है। अखिलेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में बालेन युग की शुरुआत हो गई है। 35 साल के बालेंद्र शाह उर्फ बालेन नेपाल ने 47वें प्रधानमंत्री के रूप में आज शपथ ली। उन्होंने पीएम पद की आज शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र हौरल ने संविधान के नियमों के तहत बालेन को नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुआ। बालेन के साथ उनके मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण हुआ। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च को हुए चुनाव में 275 में से 182 सीटें जीतकर इतिहास रचा था।
और आज पूरी दुनिया में धूमधाम से विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की पहल पर शुरू हुआ यह खास दिन आज रंगकर्म और कला के विकास में एक बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। तो आप देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रंगमंच एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी को समझने के लिए जिंदगी से बाहर आना पड़ता है। यहां न कट का विकल्प होता है और न ही रिटेक की गुंजाइश, यानी जो कुछ भी है वो बस इसी पल में है। आज जब पूरी दुनिया 64वां विश्व रंगमंच दिवस मना रही है तो सवाल तकनीक और थिएटर की टक्कर का नहीं बल्कि उस एहसास का है जिसे हम स्क्रीन के पीछे भूल चुके हैं। थिएटर मेरे लिए सिर्फ एक दिवस नहीं है बल्कि उसने मुझे राह दिखाई है। मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या सोचूं, मैं कैसे देखूं। मैं ये नहीं कहूँगी कि थिएटर से हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं या समाज बदल सकते हैं या दुनिया बदल सकते हैं, वो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने आप में बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। मैंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से ही करी थी। NST आकर नाटक का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद मैंने फिल्में करी, धारावाहिक करे, लेकिन रंगमंच से मेरा लगाव कभी छूटा नहीं। कहते ना कि आप पहला प्यार नहीं भूलते, तो रंगमंच मेरा पहला प्यार है और आज तक मैं नाटक कर रही हूँ। साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना और 1962 में जीन कोक्ट्यू के पहले संदेश से शुरू हुआ विश्व रंगमंच दिवस का सफर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच चुका है। हालांकि हॉलीवुड अभिनेता विलियम डेफो AI के इस दौर में थिएटर को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इस साल के अपने संदेश में डेफो ने कहा है कि डिजिटल शोर के बीच थिएटर मानवीयता और संवाद की सबसे जीवंत आवाज बनकर उभर रहा है। AI का ज़माना है, लेकिन थिएटर जो है बहुत आगे जा रहा है। थिएटर ही जिंदा रहेगा और थिएटर ही बाद में सारा दुनिया को यूनाइट करेगा और मनोरंजन को भी जारी रखेगा। नाट्य शास्त्र की रचना के बाद से ही भारतीय रंगमंच अनगिनत बदलावों का साक्षी रहा है। मोहन राकेश के आधे अधूरे की शहरी घुटन हो, गिरीश कर्नाड के हैवदन का लोकरंग या फिर भिखारी ठाकुर के बेटी बेचवा का सामाजिक प्रहार, भारतीय रंगमंच ने हमेशा समाज के लिए आईने का काम किया है। एक सुकून मिलता है थिएटर करके, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है क्रिएटिव थिएटर करके। और जो भी मैं आज सिनेमा में कर रहा हूँ, जो भी मेरा अभिनय है, उसमें थिएटर का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा जीवन जो है 360 डिग्री रंगमंच की वजह से बदला है। आज रंगमंच सिर्फ कला नहीं बल्कि रोजगार और आर्थिक संभावनाओं का नया पावर हाउस बनकर उभर रहा है। 2026 का ये विश्व रंगमंच दिवस गवाह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बादल सरकार और मोहन राकेश जैसे दिग्गजों की विरासत अब डिजिटल दौर के नए कलाकारों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। नाट्य शास्त्र में कहा गया है, नाट्य भिन्न रूपम लोकवृतानो कीर्तकम, यानी रंगमंच हमारी और आपकी जिंदगी की ही एक परछाई है। यदि हमें किसी समाज को समझना है तो उसके रंगमंच को देखना चाहिए। वास्तव में थिएटर ही वो माध्यम है जहां कला और वास्तविकता का मिलन होता है, क्योंकि फिल्में पर्दे पर रचे गए एक सपने हैं, लेकिन थिएटर उस जिंदगी का नाम है जिसे हम मंच पर हर सांस के साथ जीते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ मैं सचिन मिश्रा, DD न्यूज़।